Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओजोन डिप्लेशन. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. Students, the increase in earth average temperature due to greenhouse gases is called global warming. Global warming क्या है? अगर हमारे पास अर्थ की एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाए, और क्यों बढ़ जाए? जब ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और एज ए रिजल्ट हमारे पास एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है. स्टूडेंट्स, अर्थ मेंटेन इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एज ए रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन हीट रिसीव्ड फ्रॉम सन एंड हीट एमिटेड टू द स्पेस बाय द अर्थ. स्टूडेंट, हमें पता है कि लाखों सालों से अर्थ जो है ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है. किस तरह? देखो स्टूडेंट्स, दिन के वक्त सन से हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती है, जमीन तक पहुंचती है, और एज ए रिजल्ट टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाता है. रात को क्या होता है कि ये हीट जो दिन को सन से एब्जॉर्ब किया है अर्थ ने, ये इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन दोबारा एमिट होती है और हमारे पास टेम्परेचर बैलेंस होता है. और इसी तरह द अर्थ मेंटेन इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एज ए रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन हीट रिसीव्ड, जो हीट अर्थ रिसीव करता है, एंड द हीट एमिटेड टू द स्पेस बाय द अर्थ, और जो हीट एमिट करता है अर्थ आउटर स्पेस को. लेकिन देखो स्टूडेंट्स, अगर क्या हो जाए, हमने यहां पे कहा कि द इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाए और एज ए रिजल्ट अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाए, तो किस तरह ग्रीन हाउस गैसेस एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाती है? देखो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा? इट लेट the sunlight to reach the earth. देखो, सन से जो लाइट आती है, जो रेडिएशन आते हैं, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कलरलेस है. अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अर्थ सरफेस के करीब बढ़ता है तो सन से आने वाले रेडिएशन को अलाउ करते हैं, जो हमारे पास विजिबल लाइट होता है, तो वो जमीन तक पहुंच जाते हैं. यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रेडिएशन जो है वो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस है, एब्जॉर्ब नहीं करते, रेडिएशन जमीन तक पहुंच जाते हैं. लेकिन क्या होता है? ट्रैप IR रेडिएशन फ्रॉम एस्केपिंग. देखो स्टूडेंट्स, लेकिन जब IR रेडिएशन अर्थ एमिट करते हैं तो ये IR रेडिएशन यहां कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर देते हैं, IR रेडिएशन को ट्रैप कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है? द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेड टू बी ग्रीन हाउस इफेक्ट. जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है अर्थ सरफेस के करीब
और उसकी वजह से इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इस फिनोमेना को, इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, और टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाती है तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग खास होता है। देखो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कहां से लिया, ग्लोबल वार्मिंग से, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास अर्थ काफी सालों से, लाखों सालों से अर्थ जो है अपने एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। किस तरह कि सन से टेम्परेचर रेडिएशन की सूरत में आता है जिसको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, और अर्थ आईआर रेडिएशन की सूरत में यही टेम्परेचर फिर आउटर स्पेस को इमिट कर देता है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो यह कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से सन की तरफ से रेडिएशन अर्थ सरफेस को आते हैं, लेकिन अर्थ सरफेस से निकलने वाली आईआर रेडिएशन ट्रैप हो जाती है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट काज होता है, और टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है, ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हमारे पास बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, 50% कंट्रीब्यूशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इसी तरह सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है उनकी कंट्रीब्यूशन 50% है। यानी 50% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और 50% किरदार जो है वो हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इसी तरह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के हमारे अर्थ सरफेस पे, अर्थ पे, एटमॉस्फेयर पे क्या असर है। ग्लोबल वार्मिंग का क्लाइमेटिक चेंजेस, हमारे पास क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काज होते हैं। इसी तरह इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू इन्फेक्टियस डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफेक्ट होता है। सी लेवल राइज होते हैं, ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे पास यानी ग्लेशियर की सूरत में जो पानी मौजूद है, जब एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइज होता है तो ये ग्लेशियर पिघलना शुरू कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट हमारे पास सी लेवल जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है। और इफेक्ट पैटर्न ऑफ रेनफॉल, इसी तरह जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेनफॉल की जो हमारे पास क्या है, पैटर्न है, उसको चेंज कर देता है, यानी चेंज हो जाती है, जो यानी नॉर्मल पैटर्न ऑफ रेनफॉल है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह हमारे पास खास फ्लड, जब ये सी लेवल राइज होता है तो इससे हमारे पास क्या आते हैं, सैलाब आते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक तो हमारे क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बायस ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर राइज हो जाती है, इसी तरह सी लेवल राइज हो जाती है, प्रिसिपिटेशन पैटर्न जो है, रेनफॉल पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर को ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो एसिड रेन है। जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, एसिड रेन क्या है? ऑल प्रिसिपिटेशन जो रेन की सूरत में हो, ड्यूज की सूरत में हो या स्नो की सूरत में हो, जिसका पीएच लेस देन 5 to 6 हो, तो उसको हम एसिड रेन में क्लासिफाई करते हैं। यानी वो रेन वो
ड्यूज या स्नो की सूरत में, यानी जो भी प्रिसिपिटेशन की फॉर्म हो, रेन की सूरत में हो या स्नो की सूरत में हो, लेकिन जब हम उसके पीएच को ऑब्जर्व करें और उसका नॉर्मल वाटर का पीएच क्या होता है, इसका पीएच हमारे पास 7 है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये न्यूट्रल पीएच चेंज हो जाए, यानी ये पीएच 5 या 6 तक डिक्रीज हो जाए, तो इसको हम एसिड रेन में क्लासिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, वो एयर पोल्यूशन जिसकी वजह से एसिड रेन काज होता है, उनमें हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स है। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाए एटमॉस्फेयर में, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की या सल्फर के ऑक्साइड्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाए, तो ये एसिड रेन का बायस बनते हैं। किस तरह? देखो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के स्टार्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ मिलता है, डिसॉल्व होता है, तो हमारे पास कार्बनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बनिक एसिड। और कार्बनिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में। तो वो स्पीशीज जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो क्या कहते हैं? कहलाते हैं एसिड्स कहलाते हैं। तो इस H पॉजिटिव आयन की वजह से पीएच जो है वो इफेक्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनाते हैं? HNO3। और ये HNO3 जो है हमारे पास H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। तो हम कहते हैं कि वो पोल्यूटेंट्स, यानी एयर में मौजूद वो पोल्यूटेंट्स जो एसिड रेन काज करते हैं, वो हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। स्टूडेंट्स, एसिड रेन किस तरह इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को? सबसे पहले जो है कंटामिनेट ड्रिंकिंग वाटर, हमारी पीने के पानी को कंटामिनेट कर देते हैं, उसका पीएच जो है वो चेंज कर देते हैं। और पीएच अगर डिक्रीज हो जाए, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है और वाटर की एसिडिटी बढ़ जाए, तो वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है ये पॉल्यूट करती है ड्रिंकिंग वाटर को, उसको कंटामिनेट कर देती है। इसी तरह देखो स्टूडेंट्स, एसिड रेन की वजह से अर्थ सरफेस पर मौजूद जब ये प्रिसिपिटेट या ये एसिड रेन जिसका पीएच लो है ये बरसता है, तो पानी की फ्लो जब होती है तो एक तो यहां मौजूद मिनरल जो है वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, और मिनरल के साथ साथ यहां पर मौजूद हेवी मेटल्स को क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं। ये पानी जब वाटर बॉडीज में जाते हैं, समंदरों में जाते हैं, झीलों में जाते हैं, तो वहां पर भी कंटेमिनेट कर देते हैं, वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। हेवी मेटल्स आर डिसॉल्व्ड बाय एसिड रेन। एसिड रेन डिसॉल्व करते हैं किस चीज को? हेवी मेटल को, जो अर्थ सरफेस पे मौजूद होते हैं, मिनरल की सूरत में मौजूद होते हैं, एंड प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक इफेक्ट। फिर ये पानी जब वाटर बॉडीज में चली जाती है तो ये क्या करते हैं? टॉक्सिक इफेक्ट काज करती है। मोस्टली एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करती है। पानी में मौजूद जो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, अगर यहां पर एसिड रेन की वजह से ये हेवी मेटल्स और मिनरल डिसॉल्व हो गए, तो यहां पर मौजूद डेलिकेट एक्वेटिक लाइफ जो है वो क्या कर देती है? इफेक्ट कर देती है। इसी तरह जो एक्वेटिक जानदार है उनके इग की हिचिंग जो है वो इफेक्ट हो जाती है, उनके स्किन को इफेक्ट कर देते हैं। इसी तरह उनकी जो रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज होती है उनको इफेक्ट कर देते हैं। ऑल्सो किल ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो वाटर बॉडी में किस चीज का बायस बनती है?
यानी ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का बायस बनती है, तो इसी ग्रीन एल्गी को और इसके साथ साथ जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। प्लांट ग्रोथ को सीरियसली इनहिबिट कर देते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। इसी तरह हम देखो स्टूडेंट्स, हम इंजाइम के चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके थे कि इंजाइम जो है वो क्या होते हैं, वो एक ऑप्टिमम पीएच पे क्या है, एक्टिव होते हैं, उसका फंक्शन बहुत अच्छा होता है। तो अगर पीएच चेंज हो जाता है तो इससे हमारे पास प्लांट की ग्रोथ भी इफेक्टेड हो जाती है, प्लांट की फ्लावरिंग यानी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी इफेक्ट हो जाती है। इसी तरह ये बिल्डिंग्स और स्टिचेस या अदर मेटल्स को क्या करते हैं, कोरोड कर देते हैं। मसलन कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जो हमारे पास बिल्डिंग्स होते हैं उनको एसिड रेन कोरोड कर देता है। इसी तरह स्टिचेस को कोरोड कर देते हैं। तो हमारे पास यानी एसिड रेन क्या है, एसिड रेन हमारे पास अगर प्रिसिपिटेशन है रेन की सूरत में, डीव या स्नो की सूरत में, जिसका एयर पोल्यूशन की वजह से पीएच लो हो जाए तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। और वो पॉल्यूटेंट जो एसिड रेन का बायस बनते हैं वो हमारे पास नॉक्स, कॉक्स और सॉक्स है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स है। और ये हमारे पास इफेक्ट्स है जो कि एसिड रेन काज करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर इज द पार्ट of atmosphere which extend from 11 किलोमीटर to 50 किलोमीटर। देखो स्टूडेंट्स, हम डिटेल से ये पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर गैसेस का एक ब्लैंकेट है जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है और इसको हमने डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया है, यानी 0 से लेकर अर्थ सरफेस से लेकर 11 किलोमीटर तक इसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसको हम क्या कहते हैं, यानी ये हमारे पास ट्रोपोस्फियर, ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर वो पार्ट है एटमॉस्फेयर का जो एक्सटेंडेड है 11 to 15 किलोमीटर। और स्टूडेंट्स, इसका टेम्परेचर जो है, यानी इस स्फीयर का टेम्परेचर अगर हम देख लें तो टेम्परेचर इसका 56 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। इसी तरह इसकी कंपोजिशन हम देखते हैं तो मोस्टली इसमें ओजोन के अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होते हैं इसमें, लेकिन मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है, ओजोन है। और ओजोन यहां पर ओजोन लेयर की सूरत में जो कि प्रोटेक्ट करता है अर्थ से आने वाली कॉस्मिक रेज से, अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, ओजोन की हम देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी किस तरह प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है ओजोन लेयर की। देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या चीजें मौजूद होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो कि इनमें ऑक्सीजन भी है और ये ऑक्सीजन हमारे पास सन से आने वाली एनर्जेटिक रेडिएशंस जो है इनको ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में ब्रेकअप, इनके मॉलिक्यूल की ब्रेकअप हो जाती है और इनको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलों के साथ कंबाइन होकर ओजोन बनाती है। देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रेटोस्फियर में और ट्रोपोस्फियर में अगर हम देख लें, एट वेरी लो एल्टीट्यूड यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल यहां पर कम होते हैं।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आर एनफ बट लेस ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट वेयर एट लो एल्टीट्यूड, यानी 11 किलोमीटर से जब हम तकरीबन 20 किलोमीटर तक देखते हैं तो 11 टू 20 किलोमीटर इस रीजन में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है उनकी तादाद कम होती है। एट हाई एल्टीट्यूड अगर हम देख ले यानी 50 किलोमीटर के करीब जब हम देख ले तो यहां पर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ज्यादा होते हैं जबकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। लेकिन एट इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड कंडीशन फॉर ओजोन फॉर्मेशन इज मोर सुटेबल। इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड जो है यानी 30 किलोमीटर तक का जो हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फीयर का हिस्सा है तो इस इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड पे दोनों चीजें यानी O2 भी और इसमें ऑक्सीजन फ्री रेडिकल दोनों वाफर मिकदार में होते हैं तो यहां पर इनकी कॉम्बिनेशन से ओजोन फॉर्मेशन ज्यादा होती है। अब देखो ओजोन का काम क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सन से आने वाली अपर एटमॉस्फेयर से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन जो है उनको ट्रैप कर देते हैं, उनको सतह जमीन तक पहुंचने से रोकते हैं। तो ओजोन की डिप्लेशन किस तरह होती है स्टूडेंट्स? ओजोन डिप्लेशन से क्या मुराद है? द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर in the form of hole in the stratosphere is called ozone depletion। ये ओजोन लेयर जो एक्चुअली इसका काम क्या है, हमारी अर्थ को अपर एटमॉस्फेयर से आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन जो है उनसे बचाना है इसको। अब अगर इसमें क्या हो जाए, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो इसी डिक्रीज की वजह से ओजोन लेयर में होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको हम ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी फ्रियॉन गैसेस जो है और ब्रोमीन कंटेनिंग हेलोन्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर ओजोन डिप्लेशन। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है या ब्रोमीन कंटेनिंग हेलोन्स जो है दे आर नॉट ऑक्सीडाइज एट वेयर एट्स ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर में ऑक्सीडाइज नहीं होते, दूसरे अल्फाज में ये डिस्ट्रॉयड नहीं होते, ये ट्रोपोस्फियर में डिस्ट्रॉयड। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये मोस्टली हम रेफ्रिजरेटिंग में बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेशन में इसको यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटिंग मटेरियल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, यानी मॉडर्न इंडस्ट्री में फ्लोरीन कंटेनिंग हेलोन को यूज किया जाता है। और ये गैसेस जब एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो ट्रोपोस्फियर में ये गैसेस जो है ऑक्सीडाइज नहीं होते ना डिस्ट्रॉय होते हैं। और जब ये गैसेस ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में आ जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फियर में हमारे पास एनर्जेटिक रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से कन्वर्ट होते हैं किस चीज में? फ्री रेडिकल में। यानी ये डिस्ट्रॉयड इन द स्ट्रेटोस्फियर थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या ये हेलोन्स जब ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फियर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और यहां पर फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं और इसी तरह ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट हो जाता है। देखो स्टूडेंट किस तरह हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं
कर देते हैं। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और एज ए रिजल्ट इसकी यहां पर डिप्लेशन कर देते हैं किस चीज की, ओजोन लेयर की। और ओजोन की डिप्लेशन का फिर हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है? सबसे पहले तो देखो, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखो, अगर ओजोन लेयर डिप्लेटेड नहीं है तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं वो या तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, वो सतह जमीन तक नहीं पहुंचते, सिर्फ विजिबल रेडिएशन जो है वो सतह जमीन तक पहुंच जाते हैं। तो जब ओजोन की डिप्लेशन होती है तो इट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज हो जाती है, अर्थ सरफेस तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के कैंसर काज कर सकते हैं। मसलन ये स्किन कैंसर काज कर सकते हैं, इसी तरह विजुअल मसाइल जो है वो काज कर सकते हैं, और इसके साथ जेनेटिक और इम्यून सिस्टम जो है इसको डैमेज कर सकते हैं। यानी जब अर्थ सरफेस तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये ज्यादा मकदार में आते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म की एबनॉर्मेलिटीज, मसलन स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर, आई डिजीजेस, जेनेटिक और इम्यून डैमेज काज कर सकते हैं। इसके अलावा ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से ज्यादा पहुंचते हैं तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काज कर सकती है, यानी अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर बढ़ाकर यहां से हमारे पास जो रेडिएशन आईआर की सूरत में निकलते हैं और वो क्या कर देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप करके ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर सकते हैं, और इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? सबसे पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग को हमने डिफाइन किया, फिर ग्लोबल वार्मिंग किस तरह प्रोड्यूस होती है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे या हमारे इन्वायरमेंट पे। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा हमने एसिड रेन डिस्कस किया, एसिड रेन के काजेस हमने डिस्कस किए और इसके इफेक्ट हमने स्टडी किए, और इसके साथ हमने केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन एंड ओजोन डिप्लेशन स्टडी किए। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।